हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने, दो सगे भाई थे, उन्होंने 1936 ईस्वी में की थी। इस कार्य के लिए उन्हें अपने गुरु विद्यारण्य से प्रेरणा मिली थी। किस कार्य के लिए? मतलब ये जो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो है इनके गुरु ने इनको प्रेरणा दी थी। इनके गुरु का क्या नाम था? हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम था विद्यारण्य। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। यानी हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनके नाम पर ये जो है संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का प्रारंभ में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे और बाद में काम्पिली राज्य में मंत्री बने। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हरिहर प्रथम ने 1936 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक शासन किया और उसके भाई बुक्का प्रथम ने राजकाज में उसकी मदद की। बुक्का प्रथम ने 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया। अब देखते हैं आगे। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष का उपासक था। हरिहर द्वितीय ने संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। किसने किया था? हरिहर द्वितीय ने किया था। देवराय प्रथम ने 1404 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया। उसे फिरोज शाह बहमन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें, जल सेतु या जल प्रणाली निकलवाई। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। आगे देखते हैं। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में शासक बना। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया था। देवराय द्वितीय के अभिलेखों में उसके लिए गजबेटकर, हाथियों का शिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? देवराय द्वितीय के लिए। देवराय द्वितीय के समय फारसी ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। मल्लिकार्जुन 1446 ईस्वी में शासक बना। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय, जो 1465 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। इसने यानी विरूपाक्ष द्वितीय ने 1485 ईस्वी तक शासन किया। 1485 ईस्वी में एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह सालुव ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सालुव नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया। 505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुव नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी।
वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के तृतीय वंश तुलुव राजवंश की स्थापना की। तुलुव राजवंश की स्थापना की। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनारूढ़ हुआ। कृष्णदेव राय तुलुव वंश का शासक था। किस वंश का? तुलुव वंश का। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे। यानी कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु विद्वान और कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रथम था। पेड्डाना। कृष्णदेव राय ने तेनाली राम को अपने दरबार में आश्रय दिया, मतलब एक तरीके से आश्रय दिया रहने के लिए, मतलब जगह दी एक तरीके से। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में, मतलब शासनकाल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य आदि की भी उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि एवं लेखक था। यानी कृष्णदेव राय के अंदर भी गुण थे, क्वालिटियां थी। क्या थी? वो कवि भी थे और एक लेखक भी थे। अब कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना आमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक थे। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक इस नगर की स्थापना की। नागलपुर नगर किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। नागलपुर नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। यानी जब ये इनका शासनकाल था तो एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था डोमिंगो पायस। वो जो है इनके विजयनगर साम्राज्य का मतलब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, यानी उनके साम्राज्य में आए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में इन्होंने कृष्णदेव राय के बारे में बताया कि कृष्णदेव राय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी के मंदिरों का निर्माण कराया। कौन कौन सा मंदिर? हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण कराया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। अब जो कृष्णदेव राय थे, इनकी मृत्यु कब हुई? 1529 ईस्वी में हुई। आगे देखते हैं। अच्युत देव राय 1529 से 1542 ईस्वी ने गृह युद्ध टालने के लिए कृष्णदेव राय के जमाता राम राय को शासन में भागीदार बनाया था। इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी। कौन सा यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। 1542 ईस्वी में सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है। फिर सदाशिव राय के समय में शासन की वास्तविक शक्ति अराविड वंशीय नायक राम राय के हाथों में थी। राम राय ने विजयनगर की सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की। तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी अथवा बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। यानी तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, जो हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध कौन कौन था? गोलकुंडा, बीजापुर,
अहमदनगर और बीदर ने संयुक्त रूप से मोर्चा लिया था, जिसका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। यानी अली आदिल शाह जो थे वो विजयी हुए और जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। यानी जब तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, तो जो है राम राय जो है विजयनगर साम्राज्य की ओर से युद्ध में थे और मतलब नेतृत्व कर रहे थे अपनी सेना का, और अली आदिल शाह जो है ये जो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर की तरफ से संयुक्त मोर्चा संभाल रहे थे, जिसमें जो है आदिल शाह की विजय हुई। तालीकोटा युद्ध के पश्चात सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। राम राय के भाई तिरुमल ने 1570 ईस्वी में तुलुव वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को अपदस्थ कर अराविड वंश की स्थापना की। अराविड वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविड वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। आगे, विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को मंडल में, मंडल को कोट्टम या बलनाडु जिला में, कोट्टम को नाडु परगना में या तहसील में, नाडु को मेला ग्राम या गांव का समूह तथा मेला ग्राम को उर में ग्राम में बांटा गया था। आगे देखते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री देखते हैं। यात्रियों के नाम हैं, ये देश का नाम है, किस देश से आए थे मतलब, और उस समय शासक कौन था देख लेते हैं। निकोलो कोंटी इटली का था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, सेकंड के। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था मतलब, और कृष्णदेव राय के समय में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था, जो है कृष्णदेव राय के समय में आया था। नूनिज पुर्तगाली था और मतलब पुर्तगाल से आया था, और अच्युत राय के समय में आया था, इनके शासनकाल में मतलब। ब्रह्मदेव देखते हैं आगे। ब्रह्मदेव ग्रामों यानी ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदीय मंगलम कहा गया। गैर ब्राह्मण देव ग्राम की सभा उर कहलाती थी। विजयनगर शासकों ने आयंगार व्यवस्था द्वारा स्थानीय प्रदेशों में शासन की व्यवस्था प्रचलित की। आयंगार व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इन 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगार कहते थे। ये जो 12 सदस्यों का समूह था, जो कि गांव मतलब प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संभालता था, संगठित करता था, उसको जो है आयंगार कहते थे। इसमें 12 व्यक्ति होते थे। इनकी सेवा के बदले राजा इन्हें लगान मुक्त भूमि प्रदान करता था। आयंगार का पद वंशानुगत होता था। यहाँ पर वंशानुगत की बात आई है, वही मतलब है कि जैसे किसी पिता अगर मतलब आयंगार है, तो जो है उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आयंगार बनेगा, फिर उसका पुत्र आयंगार बनेगा, ये है वंशानुक्रम। आयंगारों के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज को कर्णिक कहा जाता था। कर्णिक किसे कहा जाता था? जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज को। अब है सामाजिक एवं सामुदायिक कर वसूल किए जाते थे। सामाजिक एवं सामुदायिक कर वसूल किए जाते थे। विवाह कर वर और कन्या दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था।
सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले में जो भूखंड दिए जाते थे उसे अमरम कहा जाता था। किसे अमरम कहा जाता था, आइए फिर से देख लेते हैं। विशेष सेवाओं के बदले में किसको, सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं मतलब विशेष सेवाएं जब वो करते थे, विशेष सेवाओं के बदले में जो भूखंड दिए जाते थे, जब वो कोई सेवा करते थे तो उसके बदले में जो भूखंड दिया जाता था उस भूखंड को क्या कहते थे, अमरम कहते थे। अमरम प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे, यानी जिनको अमरम यह भूखंड दिया जाता था उनको अमरम कहते थे, और ये जो अमरम प्राप्त करते थे उसको क्या कहते थे, अमर नायक कहते थे उस व्यक्ति को। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के समय वीरगति प्राप्त करने वाले शहीदों को रत्न कोडगे नामक भूमि दान दी जाती थी। यानी जो लोग शहीद होते थे, वीरगति प्राप्त करते थे युद्ध में, उनको जो है उन शहीदों को क्या दिया जाता था, रत्न कोडगे नामक भूमि दान दी जाती थी। गांव में विशेष सेवाओं के लिए दी जाने वाली कर मुक्ति भूमि उम्बली कहलाती थी। यानी गांव में जो लोग विशेष सेवाएं प्रदान करते थे उनको जो जमीन दी जाती थी उसको कहते थे उम्बली। कुटाग भूमि ब्राह्मण मंदिरों अथवा बड़े भूस्वामी की भूमि को कहते थे, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे एवं जमीन को बटाई पर देते थे। खेती में लगे किसान मजदूर कूदी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, खेती में लगे किसान जो है, जो किसान मतलब जो खेती में लगे रहते थे किसान मजदूर, वो क्या कहलाते थे, कूदी कहलाते थे। भूमि के क्रय विक्रय के साथ उक्त कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाते थे। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का वराह था। विजयनगर में जो सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का था उसको क्या कहते थे, वराह कहा जाता था, जिसका विदेशी यात्रियों ने हूण परदौश या पगोड़ा के रूप में उल्लेख किया है। पगोड़ा विजयनगर और हूण बहमनी राज्य की प्रमुख मुद्रा थी। पगोड़ा क्या था, अब क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए पगोड़ा क्या था, तो क्या बताना है, विजयनगर और हूण बहमनी राज्य की प्रमुख मुद्रा थी पगोड़ा। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फणम कहा जाता था। अब सोने के छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था, प्रताप कहा जाता था तथा फणम भी कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। चांदी के जो छोटे सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, तार कहा जाता था। मध्य वर्गों में चेट्टी नामक एक समूह था। मध्य वर्गों में चेट्टी नामक एक समूह था। चेट्टी बहुत अच्छे लिपिक एवं कार्यों में दक्ष थे। चेट्टी के ही समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेशबाग कहा जाता था। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था, बेशबाग कहा जाता था। निकोलो कोंटी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। समाज में प्रथा प्रचलित थी। समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, पर्दा प्रथा। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। शतरंज एवं पासे का खेल प्रचलित था। यानी जो है विजयनगर साम्राज्य में शतरंज एवं पासे का खेल भी प्रचलित था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को बड़वा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बड़वा कहा जाता था। किसको कहा जाता था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को। विजयनगर में सती प्रथा का प्रचलन था, जिसका वर्णन बारबोसा ने किया था। विजयनगर में क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था, जिसका वर्णन किसने किया था, उनके दरबार में जो यात्री आया था
बारबोसा उसने किया था। तलार गांव के चौकीदार को कहा जाता था। तलार किसको कहा जाता था? गांव का जो चौकीदार होता था उसे तलार कहा जाता था। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कंदाचार। 16वीं शताब्दी में सदाशिव राय ने नदियों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया। जो नदियों पर कर लगाए जाते थे उसको समाप्त किसने किया? सदाशिव राय ने किया। कब किया? 16वीं शताब्दी में किया। आगे देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक और शासन वर्ष। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का 1356 से 1377 ईस्वी। हरिहर द्वितीय ने 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक शासन किया। विरूपाक्ष प्रथम ने, बुक्का द्वितीय, इनका शासनकाल नहीं ज्ञात है। देवराय प्रथम 1404 से 1422, फिर देवराज द्वितीय, देवराज नहीं है, देवराय है। देवराय प्रथम 1404 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। फिर है मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन किया। विरूपाक्ष 1465 से 1485 ईस्वी तक। प्रौढ़ देवराय 1485 से 1485 तक। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष द्वितीय के एक पुत्र ने उसका वध कर दिया, किंतु सिंहासन अपने छोटे भाई प्रौढ़ देवराय को दे दिया। किंतु शीघ्र ही नरसिंह सालू ने उसे हटाकर 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर के द्वितीय राजवंश सालू वंश की नींव डाली। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक। नरसिंह सालू 1485 से 1490 ईस्वी तक। इम्माडी नरसिंह ने 1490 से 1505 ईस्वी तक। 1490 ईस्वी में इसकी अपनी मृत्यु से पहले अपने दोनों अल्पवयस्क पुत्रों के लिए नरसा नायक को संरक्षण नियुक्त किया। नरसा नायक ने उसके सबसे बड़े पुत्र इम्माडी नरसिंह को सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु शासन सत्ता का उपभोग स्वयं करता रहा। 1500 ईस्वी में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह को मरवा दिया और 1505 ईस्वी में स्वयं सिंहासन पर अधिकार करके तुलु राजवंश की नींव डाली। अब तुलु राजवंश में क्या क्या है देखते हैं, कहाँ कहाँ। 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक वीर नरसिंह तुलु, 1505 से 1509 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक। अच्युत राय 1529 से 1542 ईस्वी तक। सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी तक। अराविड वंश तिरुमल रंग द्वितीय, वेंकट द्वितीय, रंग तृतीय शासक हुए। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।